नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी है एक ऐसे घर की जहां कभी खुशियों की गूंज थी, लेकिन एक ही रात ने सब कुछ छीन लिया। यह कहानी है उस माँ बाप की जिनकी आंखों के सामने उनका इकलौता सहारा हमेशा के लिए छीन गया, और एक ऐसी बहू की जिसकी दुनिया एक पल में उजड़ गई। दिल्ली की सबसे बड़ी कपड़ा कंपनी के मालिक सेठ शशिकांत जी का इकलौता बेटा आदित्य अचानक भड़के दंगे में मारा गया। दंगे में तो न जाने कितने लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इस हाई प्रोफाइल घटना की खबर से पूरे शहर में हंगामा मच गया था। गलियों में, चौक चौराहों पर, घर घर में इसी घटना की चर्चा थी। कंपनी से घर लौटते समय दंगाइयों ने उसकी गाड़ी पर बम फेंक दिया था। गाड़ी के साथ ही आदित्य के शरीर के चिथड़े भी उड़ गए थे। कोई इसे सुनियोजित षड्यंत्र बता रहा था, तो कोई कुछ और। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। जो भी हो, शशिकांत जी के ऊपर नियति का यह बड़ा वज्रपात हुआ था। आदित्य के साथ उसके माता पिता और नवविवाहिता पत्नी स्वाति सभी मृतवत हो गए थे। एक चिता के साथ कई जिंदगियां जल गई थी। घर में चारों ओर मौत का सन्नाटा फैला हुआ था। 3 जनों के इस घर में होश किसे था कि एक दूसरे को संभालते। दुख की अग्नि में जल रहे शशिकांत जी अपने बाल नोच रहे थे, तो उनकी पत्नी सुमन पर रह रहकर बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। स्वाति की आंखों में आंसुओं का समंदर सूख चुका था। जिस मनहूस दिन घर से अच्छे भले निकले आदित्य को मौत ने निगल लिया था, उस पल से उसने शायद ही अपनी पलकों को झपकाया था। उसे तो यह भी नहीं पता कि आदित्य के खंडित झुलसे शरीर का कब अंतिम संस्कार कर दिया गया। शशिकांत जी के बड़े भाई और छोटी बहन का परिवार भी दूर रहता था। वे भी आ गए थे और उन्होंने ही घर को संभाल रखा था। कंपनी में ताला लग गया था। 3 दशक पहले शशिकांत जी अपनी सारी जमा पूंजी के साथ व्यापार करने के सपने लेकर इस शहर में आए थे। व्यापार जमाना हथेलियों पर पहाड़ उठाने जैसा था, पर उनकी कर्मठता ने यह कर दिखाया। समय लगा, पर व्यापार अच्छी तरह से जम गया। जब मिल सोना उगलने लगी, तो उन्होंने एक और मिल खोल ली। शादी के कई सालों बाद उनके आंगन में किलकारियां गूंजी थी। बेटा आदित्य के बाद दूसरी संतान की आशा में उन्होंने अपनी पत्नी का इलाज, झाड़ फूंक और पूजा पाठ करवाया, पर सुमन जी की गोद दूसरी बार नहीं भरी। आदित्य की परवरिश किसी राजकुमार की तरह हुई, और होती भी क्यों न, वह मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। वह बड़ा प्रतिभाशाली निकला, अत्यंत सुंदर व्यक्तित्व और अपनी विलक्षण प्रतिभा से शशिकांत जी को गौरवान्वित करता रहा। वह दिल्ली के बिजनेस स्कूल का टॉपर बना। विदेश कंपनी से बड़े बड़े ऑफर आए, पर अपने पिता का व्यापार इतना बड़ा था कि उसे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पिछले साल ही शशिकांत जी ने अपने दोस्त की बेटी स्वाति से आदित्य की शादी बड़ी धूमधाम से की थी। अत्यंत सुंदर और प्रतिभाशाली स्वाति के आने से उनके महल जैसे घर का कोना कोना खिल उठा था। बड़े उत्साह और उमंग के साथ उन्होंने बेटे बहू को हनीमून के लिए लंदन भेजा था, जहां दोनों ने महीने भर सोने के दिन और चांदी की रातें बिताई थी। स्वाति और आदित्य पति पत्नी कम, प्रेमी प्रेमिका ज्यादा थे। उनके प्यार, मनुहार, उत्साह और उमंग से घर सजा रहता था। हर समय शशिकांत जी और सुमन जी की आंखों के सामने एक नन्हे मुन्ने की छवि तैरती रहती थी। दादी बनने की चाहत चरम सीमा पर थी। वे अपनी सारी झिझक छोड़कर आदित्य और स्वाति से इस इच्छा की पूर्ति की गुजारिश करते रहते थे, और जवाब में दोनों अपनी सजीली मुस्कान से उन्हें निहाल कर देते थे। उनकी भी यही इच्छा थी कि एक साथ ढेर सारे बच्चों की किलकारियों से घर गूंज उठे, पर प्रकृति ने कुछ और ही जाल बुन रखा था।
पल भर में सब कुछ खत्म हो गया था। कड़कती बिजली ने हंसती खेलते घर को राख कर दिया था, लेकिन सदियों से चली आ रही पत्थर सी सामाजिक परंपराएं निभानी ही पड़ती है। मृत्यु के अंतिम क्रियाक्रम की समाप्ति के दिन सुमन अपने सामने स्वाति को देखकर चौंक गई। श्रृंगार रहित उदासियों की परतों में लिपटे डूबते सूरज की लाली सरीखे उस सौंदर्य को उन्होंने आज तक नहीं देखा था। सभी की आंखें चौंधिया उठी थी। कैसे और कहाँ संभाल पाएंगे ऐसे मर्मभेदी सौंदर्य को? इसे समाज के गिरदों की नज़र से कैसे बचा पाएंगे? अपने दुखों की ज्वाला में उस नव विधवा के अंतर मन में गहरा हाहाकार मचा हुआ था। वह कैसे भूल गई थी कि उसकी तो गोद ही उजड़ी है, पर इसका तो सब कुछ ही आदित्य के साथ चला गया। उठिए माँ जी, हमारे दुखों के रथ पर चढ़कर आदित्य तो वापस नहीं आ सकते। इतने बड़े विध्वंस के बाद ही हमें अपने मृतवत जीवन के सृजन की शुरुआत करनी होगी। कहते हुए स्वाति ने सुमन को शशिकांत जी के पास ले जाकर बैठा दिया। दोनों की आंखों से बह रहे अविरल आंसुओं को वह अपने कांपते हाथों से पोंछने का असफल प्रयास करती रही। आदित्य की जगह अब शशिकांत जी के साथ स्वाति कंपनी जाने लगी थी। उसने बड़ी सरलता से सब कुछ संभाल लिया। उसने भले ही पहले नौकरी ना की हो, पर बिजनेस की डिग्री तो उसके पास थी ही। सुमन जी और शशिकांत जी भी किसी तरह की रोक टोक नहीं की। स्वाति के युवा तन मन की अग्नि को शांत करने का यही एक उपाय बचा था। शशिकांत जी की शारीरिक और मानसिक अवस्था इस काबिल नहीं थी कि वह कुछ कर सके। आदित्य ही तो अब तक सारी जिम्मेदारी संभाल रहा था। कंपनी की देखभाल में स्वाति ने दिन रात एक कर दिए। दुखद अतीत को भूलने के लिए उसे कहीं तो खुद को खोना था। शशिकांत जी और सुमन जी भले ही स्वाति का चेहरा देखकर जी रहे थे, पर उनके इस दुख का कोई किनारा दिखाई नहीं देता था। एक और उनका मृतवत जीवन और दूसरी ओर युवा विधवा स्वाति, और उस पर फैला हुआ विशाल व्यापार तथा उस पर फिसलती हुई लोगों की गिर्द जैसी नजरें। तन मन में टूटे हुए वे दोनों कितने दिन तक जी पाएंगे? और उनके बाद अकेली स्वाति किसके सहारे रहेगी? समाज की कुदृष्टि के छिपे वार से उसकी रक्षा कौन करेगा? इसका एक ही उपाय था कि वह स्वाति की दूसरी शादी कर दे, लेकिन सच्चे मन से एक विधवा को अपनाएगा कौन? उसकी सुंदरता और उनकी दौलत के लालच में बहुत से युवक तैयार तो हो जाएंगे, पर वे उसे कितनी खुशी दे पाएंगे? यह सोचकर उन्होंने सब कुछ भविष्य पर छोड़ दिया। अभी जख्म हरा था, इसीलिए स्वाति के दुखी मन को कुरेदना उन्होंने उचित नहीं समझा। इसी तरह समय बीतता रहा। न मिटने वाली उदासियों में जीवन का हल्का रंग प्रवेश करने लगा था। कंपनी के काम से जब भी शशिकांत जी बाहर जाते, स्वाति उनके साथ हो लेती। काम की जानकारी के अलावा वह उन्हें अकेले नहीं जाने देना चाहती थी। सुमन जी ने भी उसे कभी रोका नहीं, क्योंकि अब तो सब कुछ स्वाति को ही संभालना था। पत्थर बने स्वाति के जीवन में खुशियों के रंग बिखर जाए, इसके लिए दोनों प्रयत्नशील थे। एक विधवा के लिए किसी सुयोग्य पात्र को ढूंढ लेना आसान भी नहीं था। सुमन जी के भाई तो आए थे मातम में शामिल होने के लिए, पर जब उन्होंने स्वाति के लिए अपने बेटे का रिश्ता रखा तो दोनों ही भड़क उठे। उनके उस कुख्यात नाटे मोटे काले और मूर्ख बेटे की कारगुजारियां किसी से छिपी नहीं थी। पिछले साल ही पर्वत की एक नौकरानी की नाबालिग बेटी के साथ हुए एक गंभीर अपराध के मामले में पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई थी, पर सबूतों के अभाव में वह छूट गया था। इन लोगों की नज़र उनकी अकुत संपत्ति पर थी। इतना तो शशिकांत जी और सुमन जी समझ ही गए थे। अपने भाई की बात सुनकर सुमन जी बहुत नाराज हुई, तो भाई ने भी
कटु शब्दों से उनके जले हुए मन पर नमक छिड़क दिया। हाँ तो सुमन, तुम्हारी बहू कितनी भी सुंदर और काबिल क्यों न हो, उस पर विधवा होने का ठप्पा तो लग ही चुका है। वह तो मैं ही था जो उसका सहारा बनने चला था, वरना उसकी औकात ही क्या है, साल भर के अंदर ही अपने पति को खो बैठी। वह तो यहाँ है इसीलिए बच गई, वरना हमारे यहाँ तो ऐसी मनहूस औरतों को कोई जगह नहीं दी जाती। मैंने तो इसका भला चाहा, पर तुम्हें समझ में आए तब ना। जवानी की गर्मी जब जागेगी तो गलत रास्ते पर चली जाएगी। इससे अच्छा है कि घर में ही इसे संभाल कर रखा जाए। सुमन जी के भाई की इन असभ्य बातों पर शशिकांत जी चीख उठे। अरे, कोई है जो इस आदमी को मेरे घर से बाहर निकाले? इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बहू के बारे में ऐसी घटिया बातें कर रहा है। सुमन जी, आपने मुझसे पूछे बिना इसे कैसे बुला लिया? आपके भाई के परिवार की काली करतूतों से पूरा पहाड़ वाकिफ है। शशिकांत जी क्रोध से कांप रहे थे। ना ना बहनोई साहब, मुझे निकलवाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। पर एक बात याद रखिएगा कि आज आपने मेरी जो बेइज्जती की है उसे सूद समेत वसूल करूंगा। तुम जिस बहू के रूप गण पर रिझे हुए हो उसे सरेआम बदनाम न कर दिया तो मैं भी असली मर्द नहीं हूं। यह कहता हुआ सुमन जी का बदमिजाज भाई निकल गया, पर अपनी धमकी से उन लोगों को दहला गया। उसके जाने के बाद कई दिनों तक घर का वातावरण अशांत रहा। उसकी बातें समाज के साथ साथ व्यापार में शशिकांत जी से प्रतिस्पर्धा रखने वालों के बीच भी फैलने लगी। बहू के साथ उनके नाजायज रिश्तों की अफवाहें लोगों की जुबान पर चढ़ गई। यह समाज की नीचता की पराकाष्ठा थी कि हर कोई बिना सोचे समझे कुछ भी कहने लगा। धीरे धीरे यह अफवाह शशिकांत जी के घर तक पहुंच भी गई। अपने चरित्रवान पति और कुलवधू बहू के बारे में ऐसी लांछना सुनकर सुमन जी मानो जीवित होते हुए भी निर्जीव हो गई। आदित्य के मृत्यु के आघात से वह अभी उबर ही नहीं पाई थी कि पिता पुत्री जैसे पावन रिश्ते पर ऐसा कलंक उनके जीवन पर बिजली बनकर टूट पड़ा। वह उस मनहूस दिन को कोसने लगी जब अपने भाई से स्वाति की दूसरी शादी की बात कह बैठी थी। शशिकांत जी का मुरझाया चेहरा देखते ही वह बिलख उठती थी। स्वाति भी अब शशिकांत जी के साथ बाहर जाने से कतराने लगी थी। उसने इस बुरे समय से समझौता कर लिया था, पर शशिकांत जी और सुमन जी को क्या कहकर समझाती। जीवन का एक एक पल उनके लिए पहाड़ बन गया था। समाज का यह घिनौना चेहरा उसने कभी सोचा भी नहीं था। आदित्य की मृत्यु ने उसे पहले ही पत्थर बना दिया था। अब वह बस जी रही थी, पर भीतर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके मन में कई बार हार मान लेने के विचार आते, पर सास ससुर की हालत याद आते ही वह खुद को संभाल लेती। वह आदित्य की यादों में ही जीती रही। उसके छोटे से साथ में ही उसने अपना पूरा जीवन समेट लिया था। अभी तो आदित्य की जुदाई उसकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। ऊपर से ये बेबुनियाद अफवाहें। स्वाति को समझ नहीं आ रहा था कि इनसे कैसे निपटे। वह अपने ससुर शशिकांत जी का सामना करने से भी कतराने लगी थी, पर शशिकांत जी ने हिम्मत नहीं हारी और उसे धैर्य बनाए रखने को कहा। अब वह अकेले ही बाहर जाने लगी थी, तो शशिकांत जी ने भी साथ जाने की जिद नहीं की। कंपनी के काम से इस बार वह भारी मन से अकेले ही कोलकाता गई। जिस शोरूम के लिए माल भेजना था वहाँ एक बहुत ही परिचित चेहरा देखकर वह चौंक उठी। वह व्यक्ति उसके अतीत से जुड़ा हुआ था और उसे उत्सुकता से देख रहा था। स्वाति अपने आप को रोक नहीं सकी और झटके से उसकी ओर बढ़ गई। तुम अभय हो ना? यहाँ कैसे? ऐसे क्या देख रहे हो? मैं स्वाति हूँ। क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? किचन से चुराकर
न जाने कितने व्यंजन तुम्हें खिलाए होंगे। पकड़े जाने पर बड़ी मम्मी मेरी कितनी पिटाई कर दिया करती थी। मुझे मार खाए 2 दिन भी नहीं होते कि मुंह उठाए तुम फिर पहुंच जाया करते थे। रामू काका कैसे हैं? पहाड़ी के ऊंचे नीचे रास्तों पर जब भी मेरी या मेरी सहेलियों की चप्पल टूट जाती थी तो उनकी सदी उंगलियों उसे फिर से नया बना देती थी। तुम्हें भी तो याद होगा। स्वाति के इतने सारे सवालों के जवाब में अभय बस मुस्कुराता रहा, जिससे स्वाति झुंझुला उठी। अब कुछ बताओगे भी या नहीं? तब अभय बोला, काकी की असमय मृत्यु से टूटकर सबके मना करने के बावजूद पिताजी मुझे लेकर कहीं दूर चले गए थे। सभी बहुत दुखी थे। मुझे आज भी सब कुछ याद है। पापा मुझे लेकर मेरे मामा के पास दिल्ली आ गए थे। वहीं उन्होंने कपड़ों की दुकान में काम कर लिया और अंत तक करते रहे। पिछले साल वे भी गुजर गए। उनकी इच्छा के अनुसार मैंने मन लगाकर पढ़ाई की और एमबीए कर लिया और अब इस शोरूम का फाइनेंस संभाल रहा हूँ। पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? एक निम्न जाति का बेटा, हम उम्र और एक पहाड़ी बस्ती में पली बड़ी स्वाति को तुम कहने की हिम्मत वह अब भी नहीं जुटा पाया। फिर भी उसके लिए यह क्या कम था कि स्वाति ने उसे पहचान लिया, उससे बात कर ली। यही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। अरे यह आप क्या लगा रखा है? स्वाति हंसते हुए बोली, चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। मैं भी अपनी आप बीती तुम्हें बताती हूँ। यह कहकर वह उसे साथ लेकर कुछ देर तक सड़क पर टहलती रही। फिर दोनों एक कैफे में जाकर बैठ गए। आंसू भरी आंखों और रुधे हुए गले से स्वाति ने अपनी आप बीती अभय को सुना। सुनकर उसकी पलकों में भी नमी उतर आई। लेकिन जब स्वाति ने घर और समाज में फैली अफवाहों का जिक्र किया तो वह खुद को संभाल न सकी और बिलख उठी। जब तक वह कोलकाता में रही दोनों मिलते रहे अभय के कारण। इस पर स्वाति के सारे काम बड़ी आसानी से हो गए। दिल्ली लौटते समय रास्ते भर स्वाति अपने पहाड़ वाले बचपन और अभय से जुड़ी यादों में खोई रही। आगे की पढ़ाई के लिए उसे भी तो दिल्ली आना पड़ा था। घर पहुंचकर स्वाति ने अभय की मदद के बारे में सुमन जी और शशिकांत जी को बताया। उन्होंने बिना देर किए अभय को ऊंची सैलरी और सारी सुविधाओं के साथ अपनी कंपनी में नियुक्त कर लिया। शहर से बाहर के सारे काम अभय ने बड़ी कुशलता से संभाल लिए थे और शशिकांत जी हर तरह से संतुष्ट थे। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। अभय भी धीरे धीरे सेठ शशिकांत जी के परिवार के काफी करीब आ गया। उसे भी तो अपनापन नहीं मिला था, प्यार मिला तो वह उसी में बह गया। स्वाति ने अभय के बारे में सब कुछ बता दिया सिवाय उसकी जाति के। उसने अभय को भी मना कर दिया था कि वह भूलकर भी अपनी जाति का जिक्र किसी के सामने न करे। पहले तो उसने आनाकानी की, पर स्वाति के समझाने पर उसने यह बात भविष्य पर छोड़ दी। स्वाति जानती थी कि जिस दिन उसके साथ शशिकांत जी और सुमन जी अभय की जाति से अवगत होंगे उसके प्रवेश पर रोक लग जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो घर का वातावरण थोड़ा संभला था। शुरू में अभय संकुचित रहा, पर अपनी कुशलता, ईमानदारी और निष्ठा से उसने न केवल दोनों कंपनियां संभाली बल्कि अपने मृदुल व्यवहार से शशिकांत जी और सुमन जी का दिल भी जीत लिया। अब वह उनके कंपाउंड में बने गेस्ट हाउस में ही रहने लगा था। सारी परेशानियों का हल मानो अभय ही बन गया था। शशिकांत जी और सुमन जी की आंखों में स्वाति और अभय को लेकर कुछ और ही सपने सजने लगे थे। लेकिन स्वाति की उदासीनता को देखकर वे आगे नहीं बढ़ पाते थे। उसने एक सहकर्मी से ज्यादा अभय को कभी कुछ समझा ही नहीं था और उसके साथ एक सीमा तक ही नजदीकियां रखी थी। वही कई बार उन्हें समझा चुकी थी, पर शशिकांत जी और सुमन जी दिन ब दिन
अभय के साथ सारी दूरियां मिटाते जा रहे थे। कभी प्यार से खाने के लिए रोक भी लेते तो स्वाति उसका खाना बाहर ही भिजवा देते थे। अभय का मेल जोल भी यह क्रूर समाज स्वीकार नहीं कर सका। कोई न कोई आरोप उनकी ओर उछाल ही देता था। आजीज आकर एक दिन सुमन जी बड़े मान मनोहर के साथ स्वाति से पूछ बैठी, बेटी तुम्हें अभय कैसा लगता है? हम दोनों को तो उसने मोह लिया। हम चाहते हैं कि तुम उसे अपने जीवन में स्थान देकर हर तरह से व्यवस्थित हो जाओ। यह तो तुम्हारा बचपन का दोस्त ही, क्या पता इसी सहारे हम उससे इतने जुड़ गए हों। हम भी कितने दिन तुम्हारे साथ देंगे। यह समाज बड़ा ही जालिम है, तुम्हें यहाँ अकेले जीने नहीं देगा। आदित्य की यादों के सहारे जीवन बिताना बड़ा कठिन है, और फिर वह तुम्हें किसी बंधन में भी तो नहीं बांध गया है जिसके सहारे तुम पूरी जिंदगी काट सको। सब समय की बात है, वरना 1 साल कम नहीं होता। जवाब में स्वाति कुछ देर उन्हें देखती रही, फिर बड़े ही शांत स्वर में बोली, आप अभय को जानती हैं, पर उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को नहीं। मुझे भी पूरी तरह कुछ याद नहीं है। क्या पता अगर हमारी आशाओं की कसौटी पर उसका परिवेश खरा न उतरा तो हम तो जो सहारा मिला है उसे भी खो बैठे। मुझ पर अब किसी अफवाह का असर नहीं होता। जैसे जीवन गुजर रहा है गुजरने दीजिए। पर उस दिन सुमन जी अपने मन की बात किसी न किसी तरह से मनवाकर ही रहना चाहती थी। उनकी जिद को टालने के लिए स्वाति ने कहा कि अभय से ही पूछ लिया जाए। एक दिन शशिकांत जी और सुमन जी ने अभय से उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछा तो उसने भी छिपाना उचित नहीं समझा और बेझिझक सब कुछ उनके सामने रख दिया। शशिकांत जी यह सुनते ही तुरंत उठकर अंदर चले गए। उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। सुमन जी ने घबराकर आंखें मूंद ली। अभय भी उनकी प्रतिक्रिया समझ गया और चुपचाप वहां से चला गया। एक और वर्षों से बनी ऊंची जाति की सोच, दूसरी ओर अभय की सच्चाई उसे स्वीकार कर पाना उनके लिए आसान नहीं था। दोनों फिर से गहरे अवसाद में डूब गए थे। 1 सप्ताह बीत गया, न अभय मिलने आया, न ही उन्होंने पहले की तरह उसे बुलाया। इस बारे में जब स्वाति ने सुमन जी से पूछा तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने आहत स्वर में कहा, क्या तुम्हें उसकी जाति के बारे में पहले से पता था? अगर था तो बताया क्यों नहीं? इतने दिनों तक हमें अंधेरे में क्यों रखा? हमारे सारे सपनों पर पानी फिर गया। एक बार फिर कुदरत ने हमसे सब छीन लिया। कुछ देर स्वाति चुप रही, फिर निर्भय होकर बोली, मैं उसकी जाति से अनजान नहीं थी, लेकिन वह हमारे लिए एक भरोसेमंद कर्मचारी था और इससे जाति का क्या लेना देना। काम के लिए वह सबसे योग्य था, इसीलिए मैंने उसे जिम्मेदारियां दी। तभी शशिकांत जी भी वहां आ गए। स्वाति ने संकोच के साथ कहा, पापा, अगर अफवाहों और समाज के डर से आपने उसे कंपनी से निकाल दिया तो ऐसा भरोसेमंद इंसान फिर शायद ही मिले। आप दोनों के दुखों का कारण मैं ही हूँ, इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अभी आप दोनों का ध्यान रख लेगा। अगर उसे निकाला गया तो मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम फिर किसी गलत बात से जोड़ा जाए। यह दुनिया बहुत निर्दयी है, हमें जीने नहीं देगी। यह कहते कहते स्वाति रो पड़ी। तभी उसने अपने सिर पर एक स्नेहिल स्पर्श महसूस किया। उसने सिर उठाया तो शशिकांत जी को अपने पास खड़ा पाया। वे भावुक स्वर में बोले, अगर हम सब कुछ भूलकर अभय को अपना बेटा मान ले तो क्या तुम हमें उसकी अनुमति दोगी? स्वाति ने चुपचाप सिर झुका लिया। वर्षों बाद शशिकांत जी की हवेली फिर से दुल्हन की तरह सजी थी। मंच पर वर वधू के रूप में अभय और स्वाति के साथ सेठ दंपति अपार खुशियों में डूबे थे। सारी
कटुताओं को भुलाकर इस शुभ अवसर पर शशिकांत जी ने अपने मित्रों और विरोधियों सभी को आमंत्रित किया। कहीं उनकी उदारता की प्रशंसा हो रही थी तो कहीं आलोचना भी, पर जो भी हो, अपने विशाल हृदय से उन्होंने समाज की संकीर्ण सोच को पीछे छोड़ते हुए अभय को अपने बेटे आदित्य का स्थान देकर एक साहसिक और अनोखा निर्णय लिया था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।